स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स, और पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया जो कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। आज हम लोग, और इसकी थ्योरी की वीडियो भी हमने डाल दी है पहले, आज हम लोग आगे की थ्योरी को समझने वाले हैं। आज हम लोग जो टॉपिक समझने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरे क्लास में अच्छे से बने रहिएगा। आज आपको पूरी थ्योरी बताई जाएगी डिटेल में, और अगले दिन से क्लास स्टार्ट होगा और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की जाएगी उस थ्योरी पे बेस्ड। ओके, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना सजेशन वीडियो देखने के बाद जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके दोस्त लोग भी चाहते हैं घर बैठे सीखना, पढ़ना नहीं सीखना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। आज हम लोग जो टॉपिक समझने वाले हैं उसका नाम है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन एक और टॉपिक है, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। आर्गन प्लेन क्या होता है? देखो, अगर आपने सही मायने में समझा है, 10th को पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होगा दो तरीके के प्लेन होते हैं, ठीक है ना। एक हमने 10th में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, और हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं आर्गन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये आपको पहले से पता है, आपने पढ़ा भी है। क्या बोल रहे हैं, याद नहीं है? कोई बात नहीं, अभी आपको याद आ जाएगा। आपने कभी अगर ग्राफ बनाया होगा तो आपने एक्सिस खींचे होंगे, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ठीक है। अब मैं आपको दो कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, एक 3 और एक 2, मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या है, 2। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट करिए इस ग्राफ पे। तो आप रिप्रेजेंट करेंगे खींच के 1 2 3, 1 2 3, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो यहां पे आएगा। तो ये आपका जो बना है, ठीक है, ये आपका बना है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो कोऑर्डिनेट यानी वो डायरेक्शन दिखाता है, वो सॉल्यूशन बताता है रियल नंबर का। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना हो किसी प्लेन पे, आर्गन प्लेन या फिर किसी प्लेन पे, तो जब हम इसे शो करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसे कहते हैं आर्गन प्लेन, ठीक है। जब हम रियल नंबर को किसी प्लेन पे शो करते हैं तो उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग शो करते हैं प्लेन पे तो उसे कहते हैं आर्गन प्लेन। सपोज दैट कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 3 + 2i, आई मतलब आयोटा, बता चुका हूं, पहला एक्सरसाइज आपने देखा है, आपको पता है आई का वैल्यू क्या होता है, आयोटा का वैल्यू क्या होता है। अगर आपने मेरी थ्योरी की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी देख क्या, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बताया। तो सपोज करिए ये दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे जो 3 है आपका, वो जो 3 है वो रियल नंबर को दिखा रहा है, ठीक है, और जो 2 है वो इमेजिनरी नंबर को दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये जो है ये x है और ये y है। तो अब हम जो जो हम प्लेन बनाएंगे वो हमारा आर्गन प्लेन होगा। तो मैं इधर आपको दिखा रहा हूं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है प्लेन है, जिसमें हमें जो रियल नंबर दिखाना है वो हम x एक्सिस पे दिखाएंगे, और जो इमेजिनरी नंबर दिखाना है वो हम y एक्सिस पे दिखाएंगे, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो अगर हम लोग रियल नंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, तो ये भी आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और 2, ठीक है। तो ये आपका इमेजिनरी, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब कार्टेशियन बोल रहा हूं, आर्गन प्लेन हो गया। आर्गन प्लेन में क्या करना होता है, इसको ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, आर्गन प्लेन में। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग r से दिखाते हैं, और r निकालने का जो वैल्यू होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, r = √x² y², ठीक है।
ये याद रखिएगा, ये अभी आगे मैं कुछ और जो थ्योरी बताने वाला हूं उसमें काम आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आता है ये हम लोग आगे वाले में समझते हैं। आई होप सो कि आर्गन प्लेन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से क्लियर कर दूं, जो रियल नंबर को जब हम किसी प्लेन पे दिखाते हैं उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और जब हम किसी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन पे दिखाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आर्गन प्लेन। राइट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे की थ्योरी को समझते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है गौर से समझते हैं। अगला जो टॉपिक हमें समझना है वो समझना है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, अब ये पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है गौर से समझिएगा। सपोज करिए कि ये कोई प्लेन है, ठीक है, सपोज करिए कोई प्लेन है और यहां पर कोई पॉइंट, अभी मैंने हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किसी पॉइंट को जो है, कोई पॉइंट है यहां से और इसका डिस्टेंस जो है यहां पर आर है जिसका नाम है पी। कोई पॉइंट है पी और यहां से डिस्टेंस आर है, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का एंगल जो है वो है थीटा। तो जब हम किसी पॉइंट को उसके डिस्टेंस और एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसे कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, और इसको दिखाने का तरीका होता है, और सॉरी समझिए और समझिए, ठीक है, इसको कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे पढ़ा होगा वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर पढ़ा होगा और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा। तो जब आप वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अगर कोई फोर्स यहां पे काम कर रहा है, ठीक है, यहां पे कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यहां पे लगेगा और यहां पे लगेगा। ठीक है, एक बेस में भी लगेगा और एक बेस में भी लगेगा और एक ऊपर भी लगेगा। ये रिजल्टेंट फोर्स, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये फिजिक्स की पार्ट है, यहाँ पे उसका कोई काम है नहीं, बट मैं यहाँ पे बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर पर फोर्स, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, इस पे फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो काम करता है, ठीक है ना, तो एक इस एक्सेस पे काम करेगा, एक वाई एक्सेस पे काम करेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा फोर्स का वो होगा आर कॉस थीटा। ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा इधर का आर साइन थीटा। इसको डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस आप समझ लो कि ये होता है। तो अब आपका अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है तो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा है। ठीक है, ये होता है, ठीक है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाते हैं वो दिखाते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहां पर x जो होता है वो ये इसको दर्शा रहा है और y जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोटा आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपको क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा हो जाएगी, और जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी आर साइन थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे r क्या होता है, तो r की वैल्यू कैसे आती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्योंकि पीछे मैं आपको बताया था कि r क्या होता है, तो वो निकलता कैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। सपोज करिए बोथ साइड मैंने मान लिया इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन पर मैंने स्क्वायरिंग करके ऐड करने की कोशिश करी, दोनों इक्वेशन पर स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग देन ऐड, पहले स्क्वायर करिए फिर ऐड करिए। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर और इसके लिए आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम आर कॉमन ले लेते तो आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे हम लिख देंगे आर, और इक्वल टू 1 होता है, यहां हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर निकल के क्या आया मैं यहां पे दिखा दूं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आर का वैल्यू होता है। ठीक है, ये यहां से मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। कुछ चीजें और समझिएगा, यहां पर जो थीटा होता है इसका रिलेशन अल्फा से होता है। अब अल्फा क्या है भाई, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं डेप्थ से बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको कोई जल्दी चीज से बताएगा। ये जो थीटा है इसका रिलेशन अल्फा से होता है। अल्फा क्या होता है, यहां का जो एंगल है इसी को अल्फा कहते हैं, इसको ही अल्फा कहते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसका रिलेशन कैसे होता है, तो अब हम थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, नोट कर लो, बाकी ये और ये रहने देता हूं। बाकी मैं अल्फा और थीटा का आपका रिप्रेजेंटेशन शो करता हूं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर की वैल्यू निकलती कैसे, मैंने पूरी प्रूफ करके देखा है। अब हम आप समझने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा एंड अल्फा। तो आपको तो पता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, ये जो प्लेन होता है इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको ये चीज पता है, और आपको ये भी पता है कि इधर जो वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होती है सारी, इधर भी पॉजिटिव होती है, इधर निगेटिव होती है और इधर भी निगेटिव होती है। अब समझिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर उसमें हम मेरा एक्स का मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो इसका जो क्वाड्रेंट, इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, वो अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, दोनों रियल नंबर है, तो वो कहेंगे हम लोग कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सपोज करिए, ठीक है, कि अगर z इज इक्वल टू दिया गया है 3+2 आयोटा, तो यहां जो x की वैल्यू वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो है 2, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सपोज करिए इसी की जगह पे -3 आ गया, तो -3 यानी कि x माइनस में अब y पॉजिटिव है, तो इसमें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। मान लीजिए कि यहाँ दोनों माइनस में है, ठीक है, यहाँ -3 आएगा, -2 आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। अब सपोज करिए सिर्फ ये पॉजिटिव और निगेटिव है, यानी कि हमारा x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है निगेटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो अगर ठीक है, अगर थीटा लाई कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रही है, तो जो थीटा और अल्फा का जो रिलेशन होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये होगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है लाई, तो होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा होगा, आर नहीं होगा, अल्फा, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है तो थीटा जो इक्वल टू होगा माइनस पाई माइनस अल्फा, ये होगा, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा, ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस अल्फा। ये आपका रिलेशन है अल्फा और थीटा का, ठीक है। ये रिलेशन है, आपको याद रखना है, ये आगे काम में अभी आएगा, अब हम जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें काम आएगा। थीटा कैसे फाइंड करते हैं ये अभी मैं एक क्वेश्चन से बताऊंगा, लेकिन अल्फा फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड्यूलेशन ऑफ y बाई एक्स, ये होता है, ये याद रखिएगा। थीटा कैसे निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा एक एग्जांपल से, लेकिन अल्फा का जो वैल्यू निकालना होता है वो इससे निकलता है। अब ये एक्स वाई क्या होता है, तो एक्स वाई जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसी में से हम लोग एक्स वाई यहाँ पे पुट करके हम लोग अल्फा निकालेंगे, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड कैसे करते हैं। सपोज करिए कि कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 + i√3, ये एग्जांपल में दिया गया, और आपको फाइंड करना है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है हमारा r cos थीटा प्लस, ठीक है, आयोटा r sin थीटा, ठीक है, ये हमारा। तो अब हमें यहां से अगर आर पता हो थीटा पता हो तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आर और थीटा निकालने का ही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आर निकालने का तरीका क्या होता है, आर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट ओके? ओके। अब ये एक्स और वाई क्या है, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसी में एक्स इक्वल टू 1 है और वाई इक्वल टू है √3। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आर हमारा कितना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आपका हो जाएगा 4, तो ये आपका आ गया 2। आर निकल गया। अब हमें फाइंड करना है थीटा। तो थीटा को फाइंड करने से पहले हमें अल्फा को फाइंड करना होगा, क्योंकि रिलेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। अल्फा को फाइंड करना होगा। पहले मैं थोड़ा सा ये देख लूं कि ये जो एक्स और वाई है ये कहां लाई कर रहा है। आप देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कोई भी थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कंडीशन क्या होता है, अल्फा थीटा इज इक्वल टू होगा अल्फा। तो जितना अल्फा का वैल्यू आएगा वही थीटा का वैल्यू होगा। तो अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा? तो ये हमारा कंडीशन है जो हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। इफ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहां से कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चल आगे बढ़ते हैं। अल्फा निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। अब ये y बाई एक्स कहां से रखेंगे? तो y है यहां पे और x है यहां पे, तो यहां पर अगर पुट करेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में √3, ब्रैकेट नहीं है ये मॉडुलस है, बाई 1, तो √3 बाई 1। अब यहां पर देखो tan इनवर्स √3 को क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा पाई बाई 360 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, tan इनवर्स tan पाई बाई 3, तो ये आपका tan कट गया, तो आपका अल्फा इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 3। अल्फा निकल गया। अब अल्फा तो थीटा के बराबर होता है, तो यही हमारा थीटा भी है, यही हमारा थीटा भी है, क्या है, पाई बाई 3। तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारा आर का वैल्यू क्या है और हमें पता है कि हमारा थीटा का वैल्यू क्या है। तो अगर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर रहे हैं तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की जगह पे क्या रखेंगे 2, कॉस के जगह पे कॉस, थीटा के जगह पे पाई बाई 3 प्लस आयोटा, आर के जगह पे 2, साइन के जगह पे साइन और थीटा की जगह पे पाई बाई 3। अब अगर आंसर इस तरीके से आपका दिया गया है तो यही आपका आंसर, और नहीं तो आप थीटा का वैल्यू रख के आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, नहीं सेम नहीं होता है, इसका 1/2 होता है, इसका √3/2 होता है। तो आप इसको चेंज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करूं तो हो जाएगा 2 cos 60 होता है 1/2, ठीक है, और प्लस आयोटा, ठीक है, ये होता है इंटू 2 इंटू √3/2, √3/2। तो ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो क्या आया हमारा, आ गया 1 प्लस √3 आयोटा √3, वही है जो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन में दिया हुआ था। आई होप सो कि कैसे आप पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ छोटे छोटे टॉपिक और है, देख दो, उसको देख लेते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि थ्योरी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना ही थी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आप लोग को अगर एक ही जगह थ्योरी की वीडियो चाहिए तो सभी, जब मैं पूरी क्लास खत्म कर दूंगा तो मैं सभी वीडियो को निकाल के एक जगह पे आपको सारा का सारा थ्योरी का वीडियो दे दूंगा। ओके, डोंट वरी। टॉपिक हमें समझना है वो है कंजुगेट एंड मॉडुलस। कंजुगेट एंड मॉडुलस, अब ये क्या होता है, ठीक है, कंजुगेट एंड मॉडुलस। सपोज करिए कि कोई आपका वैल्यू दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो इसका कंजुगेट निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। कंजुगेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर z से दिखा रहे हैं तो इसका बार हमारा कंजुगेट होगा, ठीक है। तो बार कर दिया, बार हो जाता है तो ये वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा आई वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंजुगेट। और अगर आपको मॉडुलस निकालना है इसी का, तो मॉडुलस क्या होता है,
मॉडुलस क्या होता है, ए होता है जेड, ठीक है ना, मॉडुलस जेड। हाँ जी, ठीक है, मॉडुलस जेड का वैल्यू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका मॉडुलस निकल गया और ये आपका कंजुगेट निकल गया। आई होप सो कि आपको पूरी थ्योरी बहुत आसान लगी होगी, बहुत मजा भी आया होगा समझने में। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। मिलते हैं अगले क्लास में और चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।